आप सभी लोगों का वेलकम है आर्गोनोमेटेलिक की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था CSIR नेट की एग्जामिनेशन के लिए। आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मेटल कार्बोनिल के बारे में। अगर हम बात करें ए कॉम्प्लेक्स इन व्हिच मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड इज प्रेजेंट देन सच ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के रूप में अगर किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में है तो उसे आप मेटल कार्बोनिल कहते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड आपके जो भी कंपाउंड्स हैं, दो तरह से कॉम्प्लेक्स हैं, दो तरह से क्लासीफाइड किए गए हैं। एक होमोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। जो होमोलेप्टिक होते हैं इसमें जो मेटल होता है उससे केवल कार्बोनिल्स लिगेंड लगे होते हैं, और इसके हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल के अलावा और भी लिगेंड लगे होते हैं। सारे लिगेंड कार्बोनिल नहीं होंगे, इस कार्बोनिल के अलावा और भी लिगेंड लगे होंगे, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। होमोलिप्टिक का एग्जाम्पल हो सकता है CrNO4, CrCO4 अथवा NO4, यानी सारे लिगेंड क्या है, एक जैसे हैं। अब हम देखेंगे होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मीन्स दोज मेटल कॉम्प्लेक्स व्हिच इन्वॉल्व वन टाइप ऑफ लिगेंड इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सारे क्या करते हैं, एक ही तरह के लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देते हैं। जैसे RS6CO16 ये भी आपका होमोलिप्टिक है। NiPme3 यानी लिगेंड आपका एक ही तरह का हो तो ऐसा कॉम्प्लेक्स होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ मेटल तो नो न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगला हमारी एक रिवीजन क्लास है इसलिए हम तो उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ब्रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। जो वैनेडियम से कॉपर तक होते हैं ये सभी के सभी आपके जो भी हैं होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, BCO6, CrCO6, MnCO5, FeCO5, COCO4, NiCO4 सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करके यहाँ पे लिखे गए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करना अथवा इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अगला आप देख सकते हैं, सिंस जो CO होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दोज मेटल हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ऐसे मेटल जिनका ओड नंबर्स हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाउएवर द मेटल हैविंग इवन नंबर इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगला देखिए, होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जनरली अनस्टेबल एंड आर ट्राई टू ऑब्टेन 18 इलेक्ट्रॉन बाया फॉलोइंग मैकेनिज्म। हमने कहा जो होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैं उसमें कुछ ऐसे होंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कुछ मैकेनिज्म के द्वारा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर दें। पहला मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैकेनिज्म। जैसे BCO6 था तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो BCO6 माइनस आया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया। MnCO5 17 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो MnCO5 माइनस इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से CO4 CuCO4 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैकेनिज्म के द्वारा अपना इस 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं और स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स व्हिच फॉलो 17 इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, अगर 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं जो 17 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स हैं वो सब के सब आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम सबसे पहले सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो इसमें क्या है, सबके पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे मैंने लियोगर का फार्मूला लिखा है। लियो का मतलब है अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन। ध्यान देना, लियोगर का फार्मूला याद रखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। द कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव 19 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कहा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसकी आउटर मोस्ट में क्या है, 19 इलेक्ट्रॉन हो, 19 इलेक्ट्रॉन हो, वो सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे।
ध्यान दीजिए, लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला मैंने कहा द अर्ली ट्रांजिशन मेटल सच एज स्कैंडियम एंड टाइटेनियम जनरली डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जैसे स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, ये सभी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते हैं एंड डू नॉट फॉर्म होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, और होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल, क्योंकि इनके बैलेंस सेल में बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला हम देखेंगे डाईमेराइजेशन मेथड्स। डाईमेराइजेशन मेथड की बात करें CO4 CO, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 17। ये आपस में डाईमेराइज जब होता है तो CO4 CO CO2 CO8 बनाता है। इसी तरह से MEnCO5, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 है, ये भी डाईमेराइज होता है तो Mn2 CO10 बनाता है। BCO6 ये डाईमेराइज नहीं होता है, B2 CO12 आपको नहीं मिलता। ध्यान देना, जो BCO6 है डू नॉट डाईमेराइज ड्यू टू स्टीयरिंग रिपल्सन ऑफ बेनेडियम बेनेडियम बॉन्ड ब्रेक। जब भी रिपल्सन आता है तो ये दोनों बॉन्ड आपस में ब्रेक होने लगते हैं, इसलिए बेनेडियम का कॉम्प्लेक्स आपका डाईमेराइज नहीं होता है। CO2 CO8 भी मिलेगा, Mn2 CO8 भी मिलेगा। अब देखिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल क्या है, ये मेटल है, इसके साथ क्या लगा हुआ है CO लगा हुआ है। मेटल कार्बोनिल के बीच में कार्बन आपका, इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके बैलेंस सेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखिए गलत लिखा गया है, 2p2 होगा। ध्यान दीजिए 1s2 2s2 2p2, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओ डायग्राम आप कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। हमारे पास रिवीजन क्लास है इसलिए बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे, जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करेंगे। ध्यान देना, द बॉन्ड फॉर्मेशन दीज 2 ऑर्बिटल होमो एंड लिमो, द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम होमो टू लिमो। जब भी हम कोई भी बॉन्ड बनाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होमो से लिमो में ट्रांसफ़र होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। फॉर बेटर ओवरलैप आर बॉन्ड फॉर्मेशन द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लिमो शुड बी लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अथवा ओवरलैप के लिए आपका जो होमो और लिमो का जो गैप होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। अब देखना, होमो शुड बी प्रेजेंट ऑन लिगेंड। होमो क्या हो, लिगेंड के पास होमो प्रेजेंट होना चाहिए और ल्यूमो क्या होना चाहिए, मेटल के पास होना चाहिए। होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो क्या है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला हम बात करें तो एनर्जी गैप जो होता है होमो एंड ल्यूमो का शुड बी लेस आर कंपरेबल। देखो आपके कंपटीशन के लिए भी है, अगर आपका एग्जामिनेशन कोई थियोरेटिकल आप दे रहे हैं मेटल कार्बोनिल का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए भी है। तो ध्यान देना, एनर्जी गैप बिटवीन, आपको मैं पूरा नोट्स दे रही हूँ क्योंकि आपको इसमें कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो शुड बी लेस आर कंपरेबल। दी सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल शुड बी मैच, ऑर्बिटल की सिमेट्री भी मैच होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आ रहा है, दी लिगेंड विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू मेटल ल्यूमो एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफ़र होता है होमो से मेटल के ल्यूमो में और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लिगेंड इज ए सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। द टेंडेंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए लिगेंड इज सेड टू बी सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड। जो टेंडेंसी हो रही है ट्रांसफ़र ऑफ की इलेक्ट्रॉन की किसी भी लिगेंड के पास, इस क्या कहला रही है, सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड। कुछ कंडीशन और भी होती हैं, होमो शुड बी प्रेजेंट ऑन मेटल, लूमो शुड बी प्रेजेंट ऑन लिगेंड, एनर्जी बिटवीन होमो एंड ल्यूमो शुड बी कंपरेबल, सिमेट्री शुड बी मैच। कॉन्सिक्वेंस क्या इसका निकल के आ रहा है, मेटल विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो एंड फॉर्म ए पाई बॉन्ड, और इसमें क्या होता है पाई बॉन्ड भी बनता है। द टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए लिगेंड फ्रॉम ए मेटल सेड टू बी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड आर पाई एसिडिटी। हमने कहा कि जो टेंडेंसी होती है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए लिगेंड फ्रॉम ए मेटल, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी कह रहे हैं अथवा पाई एसिडिटी कह रहे हैं। स्टेप 2 आल्सो नोन एज दी, जो हम दूसरा पार्ट अभी पढ़ रहे हैं, इसको बैक पाई बॉन्डिंग कह रहे हैं। ये लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है मेटल। यहाँ पे एक्स क्या है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर।
अब देखिए मेटल और लिगेंड है, L1 इज ये ओनली सिग्मा डोनर। इस तरह से NiCN4 आपका टेट्राहेड्रल होता है और प्लेटिनम और प्लेटिनम अगर होता है तो स्क्वायर प्लेनर में चले जाते हैं। Mn2CO10 का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से Mn2CO5 शो करते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। ये देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका बना है, BCO6 का। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना डीपली डिस्कस करें, आप इसको एक बार देख सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान देना, इस CrCO6 का स्ट्रक्चर्स बना है यहाँ पे। CrCO6 द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सप्लीमेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनर्जेटिक इफेक्ट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सिनर्जमी। हमने प्रीवियस क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। पहला, इफ देयर इज नो बैक पाई बॉन्डिंग ओनली सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। हमने कहा अगर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। कॉन्सिक्वेंस ऑन दी सेकेंड बॉन्ड, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होता है ऐसी कंडीशन में वीक हो जाता है। सिग्मा स्टार हैविंग स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर्स, CO बॉन्ड बिकम स्ट्रांग हो जाता है। मेटल देखो दो तरह के बॉन्ड होंगे, एक मेटल कार्बन बॉन्ड और एक CO बॉन्ड। CO बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट फ्रॉम सिग्मा स्टार व्हिच हैव स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। इफ बैक पाई बॉन्डिंग हैपेंस, अगर बैक पाई बॉन्डिंग हो रहा है तब क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड अथवा डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है मेटल कार्बन के बॉन्ड में, और जो मेटल कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीक हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है। मेटल कार्बन एंड CO बॉन्ड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर एक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो दूसरा क्या होगा, वीक होगा। NiCO4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 टेट्राहेड्रल। देखिए यहाँ पे निकाल के बताया गया है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। CO2 CO8 का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना है। अब ध्यान दीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग द बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक बॉन्डिंग को ऑफर करते हैं। लार्जर लोब डिफरेंट विल बी मोर, देयरफॉर इन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन इन द डोनर एटम्स। इफेक्ट ऑन दी चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया है उसके पास चार्ज भी लगा है, प्लस माइनस इस तरह से चार्ज लगा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान देना, इस पर एक माइनस चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इस पर एक प्लस चार्ज है। तीनों के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो माइनस आता है। ध्यान दीजिए, हमने कहा एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर increases as the negative charge increases on the coordination sphere metal size of d orbital increase। जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस चार्ज आएगा तो मेटल की साइज ऑर्बिटल की d ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से साइज इसकी इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, हेंस दी बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी। किसी भी मेटल पे, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर माइनस चार्ज लगा है तो ध्यान देना वहाँ पे d ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, कॉन्सिक्वेंटली पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी और इसकी वजह से बैक बॉन्डिंग कार्बोनिल की इंक्रीज करेगी। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो मेटल कार्बन का बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा और लार्ज हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज होगा। अगला हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन दी मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एज ध्यान देना, ए लाइन सारी इंपॉर्टेंट है। एज दी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन दी मेटल साइज ऑफ d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट। अगर पॉजिटिव साइज हमारा इंक्रीज कर रहा है तो मेटल साइज d ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ध्यान देना, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मेटल साइज d ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्ट करेगी
और पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ऐसी कंडीशन में बैक बॉन्डिंग भी डिक्रीज करेगी। अगर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी तो मेटल कार्बन का बॉन्ड वीक होगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ध्यान देना। अब यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स लिखे गए हैं, एक पे माइनस है, एक न्यूट्रल है, एक पे प्लस है। सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। इस पे माइनस है, मोर बैक बॉन्डिंग होगी। इस पे न्यूट्रल है और इस पे प्लस है, तो सबसे कम बैक बॉन्डिंग इसमें होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट MC बॉन्ड इन BCO6 माइनस, वीकर CO बॉन्ड MCO6 BCO माइनस, वीकेस्ट MC बॉन्ड इन MCO माइनस, स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड इन MCO6 प्लस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई इज मेटल कार्बोनिल मेटल्स पॉजिटिव इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मेटल कार्बोनिल मेटल्स होते हैं ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव कैसे होते हैं। ध्यान देना, इफ़ मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई मेटल है और वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मेटल हैव इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और मोर कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, MC बॉन्ड बिकम स्ट्रांग होगा और हेंस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। NiCO4 तो एग्जिस्ट करता है बट ZnCO4 2+ एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है, दोनों के पास जबकि 18 इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज इन ZnCO4 2+ बैक बॉन्डिंग इज लेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन दी जिंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे CO है, NCO3 है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन 3। यहाँ पे क्या है, नो बैक बॉन्डिंग बिकॉज BS3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, बॉन्ड ऑर्डर विल बी मोर देन 3। यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि BS3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब देखिए मेटल कार्बोनिल ऑक्सीजन, सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ CO, पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ CO। Both the metal carbon bond are identical and equal length. This happen on homoleptic carbonyl complex. अगर कोई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, होमोलिप्टिक है, तो ऐसी कंडीशन में इधर की जो बॉन्ड होगी वो भी आइडेंटिकल होगी, इधर की भी आइडेंटिकल होगी। ये मेटल है, ये CO लगा है, लिगेंड लगा है। L1 इज ए स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, अगर ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है एंड वीक पाई एक्सेप्टर है तो L1 क्या करेगा, इस मेटल पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मेटल पे तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और CO बॉन्ड वीक होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे जो L2 लिए हैं ये वीक सिग्मा डोनर हो पर स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर हो। ड्यू टू L2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी मेटल कार्बोनिल की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कॉन्सिक्वेंटली मेटल कार्बन बॉन्ड वीक होगा एंड CO बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर। हर एक लाइन ध्यान से पढ़िए, अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो प्लीज़ इसको स्लो करिए और सारा पॉइंट पढ़िए, यहाँ से आपको नेट में कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हमने कहा कि जो भी आपका L3 है, L3 अगर ओनली सिग्मा डोनर हो तो सिंस L3 ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दी मेटल फॉरवर्ड ऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी CO इन पाई स्टार ऑर्बिटल। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग विल मोर ऑन मेटल कार्बन बॉन्ड विल स्ट्रॉन्गर देन अबव टू। अगर ये केवल सिग्मा डोनर हो तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा। अगला केस अगर हम बात करें तो L4 लिगेंड, अगला लिगेंड L4 सिग्मा डोनर भी हो और पाई डोनर भी हो। ऐसी कंडीशन में बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होगा और CO बॉन्ड वीक होगा। अब देखेंगे कौन कौन सी क्राइटेरिया है मेटल लिगेंड को बिहेव करने के लिए सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। देयर मस्ट बी होमो एंड ल्यूमो, यहाँ पे होमो भी होगा और ल्यूमो भी होगा। एक पाई है, एक पाई स्टार है। ये देखिए ये पाई के साथ ही FeCO4 लगा है। व्हेन दी ओलिफिन अटैच टू दी मेटल, अगर ये डबल बॉन्ड किसी मेटल से अटैच है, बैक बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, तो बैक बॉन्डिंग होगी और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में इंटर करेगा। कॉन्सिक्वेंटली कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ होगी, इंक्रीज होगी इन मेटल बॉन्ड ओलिफिन। अगर इन दोनों में पूछा जाए तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी इंक्रीज कर जाएगी।
फास्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसमें इसके कंपेयर में। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एज दी कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज इन दी ओलिफिन, इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, दी एनर्जी ऑफ होमो इंक्रीजेज, ऐसी कंडीशन में होमो की एनर्जी भी बढ़ेगी, कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी बेटर डोनर, और एक अच्छा डोनर कहलाएगा। एज दी एनर्जी ऑफ ल्यूमो डिक्रीजेज, अगर ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज करेगी तो ये क्या होगा, अच्छा एक्सेप्टर होगा। ध्यान दीजिए, अगर होमो की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो बेटर डोनर, और ल्यूमो की एनर्जी अगर डिक्रीज कर जाए तो बेटर एक्सेप्टर, क्योंकि देने वाले के पास तो ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए ना। देयरफॉर ब्यूटाडाइन ए बेटर डोनर होता है एज वेल एज बेटर एक्सेप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एथाइलिन। हेक्साट्राइन विल हैव फास्ट अटैक बाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये होमो है नीचे और ऊपर ल्यूमो है। एथाइलिन द बेटर डोनर एज वेल एज बेटर एक्सेप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टाइलिन। अब यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, ये दोनों पॉइंट से कई बार क्वेश्चन फ्रेमवर्क हुए हैं। एज वी सबस्टिट्यूट एन एटम बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स CO, कार्बन 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 ऑक्सीजन, अगर किसी एटम पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अथवा एटम की संख्या बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है, होमो की एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। एज वेल एज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ ल्यूमो, ए पुअर डोनर होगा बट बेटर एक्सेप्टर होगा। ध्यान रखिए, किसी मॉलिक्यूल्स पे अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं तो लोमो की एनर्जी को डिक्रीज करेगा, ह्यूमो की एनर्जी को भी डिक्रीज करेगा। ये पुअर डोनर होगा बट बेटर एक्सेप्टर होगा। एज वी कॉन्सिक्वेंटली, ध्यान दो, अगर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एटम पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, होमो की एनर्जी को इंक्रीज करता है, साथ साथ ल्यूमो की भी एनर्जी को इंक्रीज करता है। कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी बेटर डोनर बट पुअर एक्सेप्टर। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाएंगे तो होमो की एनर्जी बढ़ेगी और ल्यूमो की भी एनर्जी बढ़ेगी और ये बेटर डोनर होगा बट पुअर एक्सेप्टर होगा। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग डोनर एबिलिटी करना है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चारों हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं तो ध्यान देना इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं तो सब उसके बाद तीसरे की होगी। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है फिर सेकेंड की होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं फिर फर्स्ट की होगी। यहाँ पे फ्लोराइड लगा है फिर फिफ्थ की होगी। सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे कम डोनर एबिलिटी होगी इसकी। तो डोनर एबिलिटी का जस्ट रिवर क्या होता है, एक्सेप्टर एबिलिटी। अगला देखिए, इसमें डोनर एबिलिटी अरेंज करना है तो दोनों में मेथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो सबसे ज़्यादा सेकेंड का होगा, फिर क्या होगा, एक मेथाइल ग्रुप है फिर थर्ड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा। इस साइनाइड की डोनर एबिलिटी सबसे कम होगी। क्लियर। देखो MnCO6 प्लस है, MnCO5 NH2 Me प्लस है, MnCO5 2 प्लस है, MnC है। बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर अगर हम पूछें सब पे प्लस चार्ज है तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किस में होगी, D में होगी, फिर C में होगी, फिर B में होगी, फिर A में होगी। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, μCO फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे मेटल ओलिफिन डिस्टेंस जो है स्मॉल है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन फ्रेमवर्क होते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू फ्री ओलिफिन यहाँ पे है, कोई मेटल नहीं लगा है, ध्यान देना यहाँ पे कोई मेटल नहीं लगा है इसमें, और इसमें एक मेटल लगा है रोडियम। तो मेटल ओलिफिन की डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल होगी इसके कंपेयर में। और एक कार्बन कार्बन की जो डिस्टेंस हो क्या होगी, लार्ज होगी। इसमें कार्बन कार्बन डिस्टेंस जो होगी वो स्मॉल होगी। ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू फ्री ओलिफिन इन बोथ ओलिफिन केस कार्बन कार्बन डिस्टेंस इज लार्ज ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग। अगर हम फ्री ओलिफिन के कंपेयर करें तो दोनों ओलिफिन केस में क्या होगा,
कार्बन कार्बन डिस्टेंस क्या होगी, लार्ज होगी ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग। NR3 कैन एक्ट ओनली सिग्मा डोनर बट नॉट पाई एक्सेप्टर बिकॉज इट हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल। NR3 क्या करता है, केवल सिग्मा डोनर होता है, ये पाई एक्सेप्टर नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको डोनरेबिलिटी अमाइन का बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सारे एथाइल ग्रुप लगे हैं। मेथाइल और एथाइल के कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर ये 4th आएगा, फिर यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप हैं, 3rd आएगा, फिर यहाँ पे 1 मेथाइल ग्रुप है, 2nd आएगा, फिर अमोनिया आएगा और 3 फ्लोराइड है, तो डोनरेबिलिटी सबसे कम होगी, तो ये वाला आएगा। अब यहाँ देखो बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल लगाना है, तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किस में होगी, इसमें होगी, 2nd में, फिर 3rd में, फिर 1st में। इसमें भी बैक पाई बॉन्डिंग लगाना है, तो जिसकी जितना ज़्यादा डोनरेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किस में होगी, 2nd में होगी, फिर 5th में होगी, फिर 4th में होगी, फिर 1st में होगी, सबसे कम इसमें होगी। यहाँ पे 3 लिगेंड रखे गए हैं, एक फिनन्थ्रीन है, एक बाईपायरिडीन है, एक पायरिडीन है। These 3 ligand have slightly pi accepting ability due to backend pi star orbital। जो ये these 3 ligand हैं have slightly pi accepting ability है due to backend pi star orbital। बेंजीन कैन आल्सो एक्ट एज सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। बेंजीन के पास दोनों टेंडेंसी होती है कि ये सिग्मा डोनर भी करे, पाई एक्सेप्टर भी करे। यहाँ पे देखो फास्फीन का केस है, तो इन दिस केस बैक बॉन्डिंग अकर्स बट नॉट ड्यू टू बैक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन फास्फीन। ये फास्फीन की बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पे देखना POMA3 ईटा C8H13 ए और बी दिया है यहाँ पे। दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। PME3 इट इज़ बेटर सिग्मा डोनर ड्यू टू इंक्रीज इन होमो। PF3 बेटर पाई एक्सेप्टर होगा ड्यू टू डिक्रीज इन लोमो। मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर बैक बॉन्डिंग। अगर कोई मेटल लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बैक बॉन्डिंग के फेवर करता है, -1 -2 0 +1 वाले। डोनरेबिलिटी ऑफ फास्फीन एल्काइल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर एराइल की होगी, फिर एल्काऑक्साइड की होगी, फिर हाइलाइट की होगी। ध्यान रखना फास्फीन की जब डोनरेबिलिटी की बात करेंगे, पहले एल्काइल, फिर आपका एल्काइल, एराइल, फास्फाइड और हैलाइड। एल्काइल, एराइल, फास्फाइड और एल्काऑक्साइड और हैलाइड, इस तरह से इसकी डोनरेबिलिटी अरेंज करेंगे। PF इज ग्रेटर एक्सेप्टर देन ऑफ फास्फोरस कार्बन। बेटर सिग्मा डोनर पूछा गया है, तो बेटर सिग्मा डोनर सबसे पहले ए होगा, फिर ए, इस तरह से। सिग्मा डोनर एबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, सिग्मा डोनर एबिलिटी 5 वाले का होगा, फिर 2nd वाले का होगा, फिर 1st का होगा, फिर 3rd का, फिर 4th का। यही जस्ट रिवर्स क्या होगा, पाई एक्सेप्टर। अब यहाँ पे देखिए डोनरेबिलिटी सबसे पहले क्या होगा, बी का होगा, फिर ए का, फिर सी का, फिर डी का। इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ। अगला 3 केस दिया है फास्फीन का, तो इसमें बैक पाई बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा 2nd, फिर आपका 1st, फिर आपका 3rd। बैक पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर CMO बॉन्ड 2, स्ट्रॉन्गर CO बॉन्ड 3। बैक पाई बॉन्डिंग अगर इंक्रीज कर रही है तो CO बॉन्ड वीक होगा, ध्यान रखना। बिकॉज क्लोरीन इस कॉम्प्लेक्स को हम देख रहे हैं, क्लोरीन इज सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर लिगेंड, देयरफॉर मेटल कार्बन डायगोनल टू द क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग। PCF32 बेटर पाई एक्सेप्टर, consequently bond distance is short। Does all rhodium phosphorus bond distance is identical?
ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जितने भी रोडियम फास्फोरस बॉन्ड हैं क्या सारे सेम हो सकते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो एनर्जी को डिक्रीज करेगा। Since chlorine is better donor than that the phosphine, therefore rhodium phosphine bond which is trans to the chlorine should be small। इसकी जो ट्रांस होगा वो स्मॉल होगा। डोनर एबिलिटी यहाँ पे पूछा है, तो सबसे पहले किसका होगा? PCY3 का, फिर PET3 का, PCl3 का, PPS3 सॉरी PCl3 का नहीं, POPS3, PPS3 का, POME3 का, और उसके बाद क्या है POPS3 का, फिर PCl3 का। ये है डोनर एबिलिटी। अब ध्यान देना, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, इसी में कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/2πc रूट अंडर K अपान म्यू। K क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, और म्यू क्या है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। एज द स्ट्रेंथ ऑफ इन बॉन्ड इंक्रीजेज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है 2150 होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1650 और सिंगल बॉन्ड की 1200 होती है। ये सिंगल बॉन्ड है नीचे वाला। व्हेन एथाइलिन बाइंड विथ मेटल, अगर इस मेटल के साथ एथाइलिन बाइंड करते हैं तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एथाइलिन शुड बी लेस देन 1650, तो 16 से 50 से कम इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब ध्यान देना, मेटल कार्बोनिल 2100 से लेके 1850, अगर म्यू2 कार्बोनिल है तो 1850 से 1750 होगी। म्यू3 कार्बोनिल है तो फ्रीक्वेंसी 1730 से लेके 1620 होगी। देखो यहाँ पे कुछ कार्बन टर्मिनल लगे हैं, 2120 से 1820 के बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ म्यू CO स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी। टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं तो हमारी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर रही है, इसलिए जो मेटल और कार्बन की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगी। एक मिनट ध्यान देना इस क्वेश्चन को। मैंने कहा था अगर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, और बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगा तो उसका उल्टा जस्ट हो जाएगा क्या? म्यू CO फ्रीक्वेंसी। देखो ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसके। बैक बॉन्डिंग इन दोनों में पूछा गया है। एल्कोक्साइड एक में लगा है, एक में एल्काइल लगा है, तो हमने कहा था पहले एल्काइल होगा, फिर किसका होगा? एल्कोक्साइड का, फिर V का ज़्यादा होगा, फिर A का। फ्रीक्वेंसी उसका जस्ट रिवर्स होगा। मोर बैक बॉन्डिंग इसमें होगा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बैक लेस होगी। यहाँ पे देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इसमें जस्ट रिवर्स डाटा आपको मिल रहा है। जो माइनस चार्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, प्लस वाले की ज़्यादा है। नीचे एक लाइन लिखा है IR इंडिकेट नो बैक बॉन्डिंग इन MCO5 एंड 6। ओस्मियम और इरिडियम में कोई बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है, क्योंकि एज दी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन दी मेटल बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। हमने कहा अगर हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, कार्बोकैटायन जैसे बिहेव करेगा, CO बॉन्ड बिकम स्ट्रांग होगा, कॉन्सिक्वेंटली म्यू फ्रीक्वेंसी विल बी हाई। अब यहाँ पे देख लो, आप फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये फास्फीन का केस दिया है, कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। एक बार आपको जो आगे वाले कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, उसको कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे क्वेश्चंस।
जो नहीं समझ में आएगा आप मुझे बताइएगा, हम उसको ले लेंगे दोबारा से। आप खुद से इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पे देखिए IR है, IR+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग है PPS3 IR+3 में है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो म्यू CO प्रोडक्ट का ज़्यादा है देन कंपेयर ऑफ रिएक्टेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव एडिशन। ध्यान देना, नंबर ऑफ CO बैंड इन मेटल कार्बोनिल्स, किसी भी मेटल कार्बोनिल्स में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ CO बैंड्स हैं मेटल कार्बोनिल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग कई बार इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनोमेटेलिक्स का। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। आप वेट करिए कि अगला लेक्चर्स आपको बहुत जल्द मिलेगा। थैंक्स टू ऑल।